देखिए आज अपन पढ़ेंगे गुप्त वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुप्त वंश। इतिहास का चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जितने भी शासक हैं वो अपने आप में महान हैं। हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठते हैं, ध्यान से सुनोगे, अनुशासन बनाकर देखोगे, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए गुप्त वंश। संस्थापक, स्थापना, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? महाराज की। उसके पुत्र घटकोच ने घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था। नोट, श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। धारण की छाप दो। देखिए बच्चों, आज अपना जो चैप्टर है वो गुप्त वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास का श्रवण काल कहा जाता है। कहा जाता है ना गुप्त काल को, गोल्डन। अरे वाह! देखिए संस्थापक गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त। एक व्यक्ति था जिसका नाम है श्रीगुप्त। आपने कल ये कहा था कि सर किसको हराकर इसने स्थापना की थी? आज तक के इतिहास में कहीं भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि श्रीगुप्त ने इस व्यक्ति को हराकर साम्राज्य की स्थापना की थी। खुश? और यही पूछना चाहता था, समझ गए ना? इतिहास में प्रमाणित है कि गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। किसने की थी?
श्रीगुप्त ने। किसने की थी? श्रीगुप्त ने जिस समय गुप्त वंश की स्थापना की उसी समय उसने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की? महाराज की। किसकी उपाधि धारण की? महाराज की। उसके पुत्र का नाम क्या था? क्या था? जिसने भी किसकी उपाधि धारण की? महाराज की। घटोत्कच के पुत्र का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। नोट, श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। यह मैंने इसलिए लिखवाया, लिखवाने की आवश्यकता नहीं थी इसकी, लेकिन आप लोगों में कई ऐसे बुद्धू हैं जिसके एग्जाम में आता है कि गुप्त वंश के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की थी। तब आप ऐसे ही बोल सकते हो सर आपने बताया नहीं इसीलिए मैंने लिखवाया है, लेकिन यह बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? और श्रीगुप्त ने किसकी उपाधि ली थी? महाराज की। तो प्रथम शासक तो यही हुआ गुप्त वंश का। अरे स्थापना ही इसने की और महाराज की उपाधि भी इसने ली, तो प्रथम यही हो गया ना। कोई दिक्कत? देखिए, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? इसका पुत्र था घटोत्कच, जिसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसके पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सा था? चंद्रगुप्त प्रथम। हाँ, तो गुप्त वंश का प्रथम शासक जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी श्रीगुप्त। किसने की थी? श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सा? देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम थे, वो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक। चंद्रगुप्त प्रथम ने शासक बनने के उपलक्ष्य में गुप्त संवत प्रारंभ की। प्रथम शासक जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त प्रथम ने
लिच्छवी वंश की राजकुमारी, वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ, कुमार देवी के साथ विवाह किया था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समय 319 से 335 ईस्वी। छाप दो। घटोत्कच का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। आपको पता है राजाशाही शासन में जब एक शासक की मृत्यु हो जाती थी तो उसका उत्तराधिकारी जो शासक बनता था, गद्दी पे बैठता था, वो कौन बैठता था? उसका पुत्र। और परंपरा के अनुसार उत्तराधिकारी कौन होता था? जो सबसे बड़ा बेटा होता था वही शासक बनता था। कौन बनता था? सबसे बड़ा पुत्र। तो घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था, जो उसकी मृत्यु के पश्चात क्या बनता है? गुप्त वंश का शासक बनता है। और चंद्रगुप्त प्रथम है जिसे इतिहासकार गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अब मैंने आपको एक तो बताया था गुप्त वंश का संस्थापक, क्या बताया था? संस्थापक। एक अभी बता रहा हूं वास्तविक। संस्थापक क्या अंतर है? कोई बताएगा? बताओ, अपने मन की बात बताओ। शाबाश। देखिए, संस्थापक तो मतलब इस वंश की स्थापना करने वाला। कि गुप्त वंश की जो स्थापना करने वाला था वो तो था श्रीगुप्त। कौन था? स्थापना तो इसने कर दी, लेकिन जिस प्रकार उसने स्थापना की उसी प्रकार आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। मतलब स्थापना तो कर दी, लेकिन ये कोई ताकतवर महान शासक नहीं हुई। शासक बने थे, गुप्त वंश की स्थापना की, इनका नाम ही चला था, लेकिन इतिहास में उसने कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ी ताकि लोग इनको याद रखें। मतलब कोई बड़ा धमाका नहीं किया, समझ गए ना? ताकतवर लोग नहीं थे। लेकिन एक शासक आते हैं जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। वो इतने महान थे, साहसी थे, ताकतवर थे, दानदाता थे, गुप्त वंश का प्रथम महान शासक बने। और वो महान शासक कौन बने? चंद्रगुप्त प्रथम। इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। मतलब रियल में गुप्त वंश को जो आगे बढ़ाने का काम किया वो किसने किया? समझ में आ गया ना? तो क्वेश्चन दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? डायरेक्ट आंसर श्रीगुप्त। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा श्रीगुप्त। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? श्रीगुप्त। क्योंकि 50% बच्चे फर्स्ट ऑप्शन में श्रीगुप्त को देखकर पागल हो जाते हैं। अरे वाह, सच बोल रहा हूं, फर्स्ट में ही मिलेगा डायरेक्ट, और फिर आगे आपको मिलेगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो ध्यान रखना, संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने शासक बनने के उपलक्ष्य में गुप्त संवत प्रारंभ की।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुप्त संवत, संवत मतलब अलग अलग संवत चल रहे हैं, जैसे शंख संवत है, कुषाण संवत है, हिजरी संवत है, कैलेंडर इन्हीं पर संवत पे तो आधारित है। तो बताइए गुप्त संवत प्रारंभ किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम। आपके पेपर में आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, और ये चंद्रगुप्त देख देख कर पागल हो जाओगे। और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं नहीं कहते? तो याद रखना, गुप्त वंश की स्थापना, गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रथम शासक, प्रथम शासक जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। गुप्त काल का प्रथम शासक था जिन्होंने किसके सिक्के चलाए? सोने के। जैसे अपने मोदी जी ने 2000 का नोट चलाया था ना, उसी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम ने किसके सिक्के चलाए? सोने के सिक्के चलाए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए? सर्वाधिक प्रकार के सोने के सिक्के समुद्रगुप्त ने। किसने चलाए? जबकि प्रथम बार सोने के सिक्के किसने चलाए? सोने के सिक्के के साथ इस व्यक्ति ने एक दूसरा सिक्का चलाया था, वो किसका था? नोट। सोने के सिक्के के साथ साथ उसने चांदी का सिक्का भी चलाया था। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी गुप्त वंश में सर्वप्रथम किसने चलाया? लिच्छवी। मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें ऐसे बताया था, लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन जिसके साथ किसकी शादी हुई थी? यही कमजोरी है आप लोगों की। लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन के साथ शादी हुई थी। और वो कौन थी? वो कौन थी? जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ा था? अब ये बताओ क्या पढ़ाऊं आप? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बार बार कहता हूं, ये चीज मत भूलना और भूल जाना, और वही भूल जाते हो। देखते रहना। आज घर जाके मैं बता दूंगा, तब तो आप नोटबुक को तो खोलोगे नहीं, ताकि आप खुद ही खोलोगे आज घर जाके। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी, और वो राजकुमारी कौन सी थी? कुमार देवी। बहुत सुंदर राजकुमारी थी। और इसी कुमार देवी के साथ उसने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। मतलब कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? अरे वाह, क्या था? किस वंश की राजकुमारी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी की थी? लिच्छवी वंश की राजकुमारी। उस राजकुमारी का नाम क्या था? कुमार देवी। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का शासक बनने के पश्चात महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त काल के प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अब आपने ऐसे नहीं बोला सर, आपने पहले भी बताया था कि गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। बताया? अरे वाह, वो था महाराज, और ये क्या है? महाराजा धीराज। गुप्त वंश के प्रथम शासक जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी, श्री गुप्त। जबकि गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का समय काल कौन सा था? 319 ईस्वी से 35। इतनी देर तो अपन ऐसे चल रहे थे, 35, 34, 33, 32,
और अब किधर चलने लगे? 20-21, समझ गए ना? बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? अरे हुआ। और देखिए आगे चलें आगे। यहां तक किसी बच्चे के कोई दिक्कत? आगे बढ़े। समुद्रगुप्त। कौन सा गुप्त? समुद्रगुप्त। इसका देखिए समय था 335 से 375। देखो कितना सौभाग्यशाली साल, खूब लंबे समय तक शासन किया है ना। जैसे जैसे आएंगे सब पता चल जाएगा तेरे को। बोल मनीष, खुश समुद्रगुप्त के नाम से। अरे ईस्वी कुछ भी क्यों हो, ईसा पूर्व हो जाए तब एग्जाम में एक तो आ जाएगा ईस्वी, एक आ जाएगा ईसा पूर्व। कौन सा करोगे? ईसा पूर्व करोगे। यूं तो बोल कोई जो नीचे कूद जा ये बोल दे। देखिए देखिए समुद्रगुप्त का काल 335 से 375। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? कुमार देवी का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा शासक बनता है जिसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका लड़का शासक बनता है जिसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। जो गद्दी पर बैठे 335 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व तक। देखिए जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत कि इनकी जानकारी किन स्रोतों से मिली? प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति। और इलाहाबाद अभिलेख। अशोक के स्तंभलेख पढ़े थे आप लोगों ने? तब हमने प्रयाग वाला जो इलाहाबाद वाला पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि उस पर अकबर और समुद्रगुप्त और जहांगीर के लेख उत्कीर्ण थे, बताया था ना। देखिए समुद्रगुप्त की जानकारी का स्रोत हमारे पास है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख। रचना प्रयाग प्रशस्ति यहां पे क्या है? ग्रंथ है। क्या है? जिसकी रचना किसने की थी? हैरी शेन ने। हैरी शेन ने। भाषा किस भाषा में की थी? वो भाषा थी संस्कृत। लिपि ब्राह्मणी, चंपू शैली, चंपू शैली। नोट चंपू शैली। वह साहित्य जो गद्य व पद्य दोनों में मिश्रित हो।
मिश्रित हो। हाँ, समुद्रगुप्त के महान दरबारी कवि, लिख ले, भूल जाएगा नहीं, मैं लिखवाना तो नहीं चाहता था। दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। देखिए इधर, समुद्रगुप्त का जो इतिहास का जो काल है, समय है, वो है 335 ईसा पूर्व से 345 ईस्वी। 335 से 375 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। समुद्रगुप्त का इतिहास पढ़ने का हमारे को जानकारी का जो स्रोत है, सोर्स है, वो हमारे पास है प्रयाग प्रशस्ति। एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। इससे भी हमारे को समुद्रगुप्त के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किसके बारे में मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में। इलाहाबाद अभिलेख, इलाहाबाद के जो स्तंभ अभिलेख हैं, उनसे भी समुद्रगुप्त के बारे में क्या मिल सकती है? हमारे को जानकारी मिलती है। देखिए रचना, प्रयाग प्रशस्ति ग्रंथ की रचना किसने की थी? करी थी हरिसेन ने, एक दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त के एक महान दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति नामक ग्रंथ की रचना की थी। और उस ग्रंथ की रचना उसने संस्कृत भाषा में की थी। किस भाषा में की थी? भाषा संस्कृत थी, जबकि उसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मणी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मणी लिपि थी। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति को माना जाता है कि ये चंपू शैली में थी। कौन सी शैली में थी? चंपू शैली। चंपू शैली मतलब ऐसा साहित्य जो गद्य व पद्य में हो, गद्य और पद्य में मिश्रित रचित हो, जिसकी रचना गद्य और पद्य में हो, उसे कहते हैं चंपू शैली। कौन सी शैली कहते हैं? चंपू शैली। तो अपनी जो प्रयाग प्रशस्ति थी वो किस शैली में थी? चंपू शैली में। याद क्या रखना है? समुद्रगुप्त का समय काल कौन सा था? 335 से 75 ईस्वी। 35 से, चंद्रगुप्त प्रथम का 19 से 35 और समुद्रगुप्त का 35 से 75। जानकारी किन से मिलेगी? प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन। किस भाषा में की थी? संस्कृत में। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मणी। शैली कौन सी थी? चंपू। क्यों थी? क्योंकि चंपू शैली जिस उस साहित्य को कहते हैं जिसकी रचना गद्य व पद्य दोनों में मिश्रित रूप से हो। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए किसने चलाए? समुद्रगुप्त ने।
समुद्रगुप्त अपने आप में एक कुशल विद्वान थे। क्या थे? विद्वान थे। विद्वान मतलब ज्ञाता। किसी भी क्षेत्र में ज्ञानी हो सकता है, यह नहीं कि किताबों के क्षेत्र में ही। जो स्वयं वीणा बजाते थे, इसीलिए समुद्रगुप्त को वीणा वादक कहते हैं। नोट, सिक्कों के ऊपर समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए उत्कीर्ण है। फटाफट छापो। सिक्कों के ऊपर समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए उत्कीर्ण है। इसी का एक अर्थ यह होता है कि जो सिक्के चलाए थे समुद्रगुप्त ने, जो सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए थे, उन सिक्कों पर उसकी फोटो उत्कीर्ण है और उसमें समुद्रगुप्त क्या कर रहा है? वीणा बजा रहा है। इसका मतलब ये एक महान कलाकार थे जो एक वीणा बजाते थे, मीठी मीठी वीणा। समझ गए ना? तो विद्वान था या नहीं था? विद्वान ही नहीं, ये छोटी छोटी कविता भी लिखते थे। इसीलिए उसने कवि राजा की उपाधि धारण की थी। कविराज। देखिए, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। देखिए, अश्वमेघ, गरुड़, परशु, व्याघ्र हनन, वीणा वादन, अश्वमेघ, गरुड़, पशु, व्याघ्र हनन, वीणा वादन। धनुर्धारी, कितने प्रकार के सिक्के चलाए? 6 प्रकार के। छाप दो। समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के चलाए थे? 6 प्रकार के। कितने चलाए? अश्वमेघ, धनुर्धारी,
गरुड़, परशु, व्याघ्र हनन, वीणा वादन। मतलब कि इनके सिक्कों से हमें मिला कि एक इस प्रकार का सिक्का मिला जिसका मतलब कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसका पता किनसे मिला? इसने एक सिक्के पर इस प्रकार का उत्कीर्ण मिला कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। गरुड़, गरुड़ क्या होता है? एक सिक्के पर क्या उत्कीर्ण था? इसका मतलब बिल्कुल वो गरुड़ से प्रेम करता था। करता था या नहीं करता था? नोट, समुद्रगुप्त ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया, राज्य चिन्ह घोषित किया। क्यों? तो बताओ, गरुड़ से प्रेम किया या नहीं किया? ये लिखो नोट वाला। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने। गुप्त काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए? और वो आपके सामने है, देखो चलाए या नहीं चलवाए? चलाए थे ना। तो प्रैक्टिकल सामने आ गया, आपकी कोई दिक्कत? समुद्रगुप्त अपने आप में एक कुशल विद्वान थे। विद्वान बिल्कुल थे, क्योंकि वो एक इतनी अच्छी सुरीली वीणा बजाते थे, मनमोहक हो जाते थे लोग सुनकर। जैसे श्री कृष्ण जी वीणा बांसुरी बजाते थे तब गोपियां क्या हो जाती थी? मनमोहक। उसी प्रकार ये वीणा बजाते थे तो लोग ऐसे सुनने के लिए लालायित हो जाते थे। इसका मतलब वो अपने आप में क्या था? ये बहुत बड़े विद्वान थे। सिक्कों के ऊपर समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए उत्कीर्ण है या नहीं है? है या नहीं है? इसका मतलब वीणा वादक था या नहीं था? समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। गुप्त काल के किस शासक ने सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए? कितने प्रकार के चलाए? 6 प्रकार के। अश्वमेध, ऐसा सिक्का जिस पर अश्वमेध यज्ञ के प्रमाण मिलते हैं, इसका मतलब ये अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। गरुड़, एक ऐसा सिक्का मिला जिस पर गरुड़ की आकृति मिली, चित्र मिला। इसका मतलब वो गरुड़ पक्षी से प्रेम करता था, उसको अच्छा लगता था। इसीलिए समुद्रगुप्त ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह घोषित किया। गुप्त काल के किस महान शासक ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह घोषित किया? आगे एक शासक ऐसा आएगा जिन्होंने गरुड़ को राज्य चिन्ह से अलग किया और एक ने उसको अपना राज्य पक्षी घोषित किया। वो सब आगे पढ़ेंगे। तो राज्य चिन्ह किसने घोषित किया गरुड़ को? इसका प्रमाण कहां मिला आपको? सिक्कों के ऊपर। किसके ऊपर मिला? सिक्कों के ऊपर मिला। किसके ऊपर मिला? सिक्कों के ऊपर। उसके आगे इसका सिक्का परशुधारी। उसके आगे है व्याघ्र हनन। व्याघ्र हनन एक आकृति मिली। उसके बाद में वीणा वादन अपने आप में वो क्या बजा रहा? हाँ, व्याघ्र। व्याघ्र का नाम नहीं सुना? नाम सुना? उसकी फोटो। अरे पशु है तो उसने बता दी था, मैंने हाँ बदली। परशुराम का नाम सुना है? वही। वीणा वादन मतलब वीणा बजाने वाला। धनुर्धारी, धनुर्विद्या समझ गए ना? धनुर्विद्या जानते हो ना? धनुष वाली। समुद्रगुप्त की उपाधि, गुप्त की उपाधि कि समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि
दी थी। नंबर 1 कविराज। नंबर 2 शास्त्रों का ज्ञाता। नंबर 3 धरणीबद्ध। नंबर 4 पराक्रमांक। नंबर 5 व्याघ्र पराक्रमांक। छाप दो। समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त। शास्त्रों का ज्ञाता। शास्त्र जानते हो क्या? नक्षत्र, ये पतड़ा देखना होता है। ब्राह्मण वाले, मतलब ब्राह्मण के पास जो शास्त्र विधि विधान ज्ञान है उसका भी उसे ज्ञान था। समझ गए ना? शास्त्र का ज्ञान। इसका मतलब वो किसी का फेरा भी करवा सकता था। ओम समर्पयामि स्वाहा। अरे वाह, इसका मतलब शास्त्रों का ज्ञाता है पक्का। गुप्त काल के किस शासक को शास्त्रों का ज्ञाता कहते हैं? उसको शास्त्र का ज्ञान था। धरणीवंत सच्चे अच्छे मार्ग पर चलना। समझ गए ना? आपकी तरह उधर उधर बाढ़ नहीं तोड़ना, सही मार्ग पे चलना। पराक्रमांक, पराक्रमी मतलब साहसी, बलशाली, हिम्मत वाला मूवी किसने देखी थी? हिम्मत वाला का नाम सुना है? कौन सा गाना था हिम्मत वाला में? कौन सा? सुनो मेरी बात, ये फिल्म आई समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी कविराज, शास्त्रों ज्ञाता, धरणीबंध, पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक, सर्व राजक्षेत्रों। अरे भाई इधर देखिए, ये वह, इसका तय कर तो वह का मैंने वह लिख दी। हाँ, किसने की थी? हाँ, मत इनको बताना भी नहीं। तो समुद्रगुप्त ने कितनी उपाधि धारण की थी? 6। और कितने सिक्के चलाए थे? 6। उपाधि कौन कौन सी थी? कविराज, शास्त्रों ज्ञाता, धरणीबद्ध, पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक, सर्व राजतु। पराक्रमांक मतलब बलशाली, साहसी, हिम्मत वाला था या नहीं था? व्याघ्र पराक्रमांक बाघ की तरह ताकतवर था, दहाड़ता था, शक्तिशाली था। क्यों?
कुछ मिला क्या? पागल ऐसे तुक्का लगा रहे हो क्या? पागल है। सिक्का तो अपन बाद में मिले ही। ये कविता पढ़ने का, बोलने का, लिखने का शौकीन था, तो उसने कविराज की उपाधि धारण कर ली। सिक्का कहाँ है? कविराज दिखा मेरे को। वो तो मैंने उसके सिक्के लिखवाए थे, 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। 20 प्रकार। यार तेरी भाषा समझ में नहीं आ रही मेरे को। ये देख इधर, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। वो कौन कौन से प्रकार के थे? अश्वमेघ प्रकार के, गरुड़, परशु, व्याघ्र, हनन, वीणा वादन, धनुर्धारी, इनके ये 6 प्रकार के सिक्के थे। फिर आगे क्या है देख, समुद्रगुप्त की उपाधि कविराज, शास्त्रों ज्ञाता, धरणीवैद, प्राक्रमांक, व्याघ्र प्रक्रमांक, सर्व राज्य सेतु, मतलब सभी राजाओं को जीतने वाला, सभी राजाओं को जीतने वाला, सभी राजाओं को जीतने वाला। आगे देखिए, किसका? मैंने तो बता दिया। भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का संबंध किस वंश से था? भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? किस व्यक्ति ने कहा? स्मिथ ने। स्टीव स्मिथ मत कर देना, नाम सुना है क्या स्टीव स्मिथ का? किसका नाम? खिलाड़ी कहाँ का है? अरे वाह। समुद्रगुप्त को स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का संबंध किस वंश से था? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहते हैं? किसने कहा था? किसी के कोई दिक्कत? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? उसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी किस वंश की राजकुमारी थी? देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? किसने चलाए? सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलवाए? कितनी प्रकार के चलाए? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की थी? सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? किसने की थी? अरे वाह, कहीं किसी के कोई दिक्कत? चंद्रगुप्त प्रथम का समय काल कौन सा था? समुद्रगुप्त का 35 से 75। यहां तक किसी के कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कभी नहीं भूलोगे? पक्का? आगे पढ़े। उठना नहीं है किसी को।